Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about a very important and interesting concept of legal history or legal studies, that is development of personal law in India in detail. So, let's get started. Firstly, we talk about introduction about India and personal law. India is a country known for its incredible diversity with many different religion, cultures and tradition. इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि अपनी डाइवर्सिटी मीन्स रिलीजन कल्चर और ट्रेडिशन में डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है. दिस डाइवर्सिटी इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीगल सिस्टम. ये डाइवर्सिटी इंडिया की डाइवर्सिटी इसके लीगल सिस्टम में भी रिफ्लेक्टेड होती है मीन्स दिखती है. particularly in what are known as personal law. पर्टिकुलरली जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो इंडिया में जो वेरियस प्रकार के कई प्रकार के जो पर्सनल लॉ हैं उसमें देखने को मिलता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर पर्सनल लॉज. Personal laws are a specific set of rules that govern matter related to an individual's family life based on their religion. पर्सनल लॉ वो स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल्स फैमिली लाइफ को गवर्न करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और वे सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो उस इंडिविजुअल फैमिली के रिलीजन पे बेस्ड होते हैं. These law deals with things like marriage, divorce, maintenance, adoption, guardianship and succession and inheritance. ये जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जो पर्सनल लॉ होते हैं, वो इन सारे मैटर से डील करते हैं. मैरिज मीन्स हाउ पीपल गेट मैरिड, हु दे कैन मैरी एंड द रूल्स ऑफ मैरिज मीन्स लोग कैसे मैरिज करेंगे, किसके साथ मैरिज करेंगे और मैरिज करने के क्या रूल्स हैं, ये सारी पर्सनल लॉ के अंतर्गत आते हैं. डाइवर्स हाउ मैरिज कैन एंड मीन्स मैरिज का कैसे अंत हो सकता है, ये भी पर्सनल लॉ में होते हैं. मेंटेनेंस फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ए स्पाउस आफ्टर डाइवोर्स और सेपरेशन, या फिर अदर फैमिली मेम्बर्स की जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उससे रिलेटेड जो लॉ है वो पर्सनल लॉ में मिलते हैं. अडॉप्शन रूल्स फॉर अडॉप्टिंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को अडॉप्ट करने के लिए क्या रूल्स हैं वो पर्सनल लॉ में होते हैं. गार्जियनशिप हु टेक्स केयर ऑफ अ चिल्ड्रन और अदर हु कैन नॉट केयर ऑफ देमसेल्फ मीन्स कौन जो है बच्चे का देखभाल कर सकता है और कौन जो है बच्चे का देखभाल नहीं कर सकता है, ये गार्जियनशिप में होता है जो कि पर्सनल लॉ का एक पार्ट है. सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस हाउ अ पर्सन्स प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड आफ्टर देयर डेथ मीन्स किसी पर्सन का प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगा उसके हेयर्स में और अदर पीपल्स में उसके डेथ के बाद, ये भी जो है पर्सनल लॉ में होते हैं. Thus, personal law is a type of law that govern family and religious matters like marriage, divorce, inheritance, adoption and maintenance based on person religion. मीन्स पर्सनल लॉ एक प्रकार का लॉ है जो कि फैमिली और रिलीजियस मैटर को गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, मेंटेनेंस से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वो उस स्पेसिफिक पर्सन के रिलीजन पे बेस्ड होते हैं, उस स्पेसिफिक पर्सन के पर्सनल लॉ के द्वारा डील किए जाते हैं कि उस स्पेसिफिक पर्सन का मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन और मेंटेनेंस जो मैटर है वो उस व्यक्ति के पर्सनल लॉ के द्वारा तय किया जाएगा. Now let's talk about situation of personal law in ancient time means before British rule. In ancient period, personal law was completely based on religion and custom. No codified law existed at that time. Means ancient time पे ancient period में जो personal law होते थे वो completely जो है religion और custom पे based होते थे. उस टाइम कोई भी किसी भी custom का, किसी भी religious text का जो है किसी भी प्रकार के law का codification नहीं हुआ था. सारे जो पर्सनल लॉ थे, पर्सनल मैटर थे लाइक मैरिज, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, मेंटेनेंस से जो रिलेटेड मैटर थे वो उस व्यक्ति के रिलीजन और कस्टम्स पे, उस कम्युनिटी के कस्टम पे बेस्ड था. सारी चीज़ें जो थी रिलीजियस टेक्स्ट और कस्टम पे बेस्ड थी, उसी के द्वारा डील की जाती थी. For Hindus, the main source were ancient religious texts like Vedas, Smritis like Manusmriti, Yagyavalk Smritis, and Purans, along with established custom and tradition. मीन्स जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उनके जो पर्सनल लॉ के सोर्स थे वो एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट थे, वेद, स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पुराण थे, और जो भी ट्रेडिशनल लंबे समय से जो कस्टम और ट्रेडिशन थे कि उस हिंदू कम्युनिटी में, उसी के द्वारा उनके पर्सनल मैटर जो है डील किए जाते थे. कोई भी कोडिफाइड लॉ नहीं था एंशियंट टाइम में. There was not a single unified Hindu law, but rather different school of thoughts like Mitakshara and Dayabhaga, and local custom that varied from region to region. Means
उस टाइम पे कोई यूनिफाइड सिंगल हिंदू लॉ नहीं था, जैसे कि इस टाइम कोडिफाइड लॉ है हिंदू लॉ। और उस टाइम पे जो है कई सारे स्कूल ऑफ थॉट भी थे, लाइक मिताक्षरा और दया भाग। लोकल कस्टम थे जो कि क्षेत्र तो मतलब कि अलग अलग क्षेत्र के जो कस्टम थे वो अलग अलग होते थे। सो उस स्पेसिफिक कम्युनिटी के, उस स्पेसिफिक सोसाइटी के कस्टम ट्रेडिशन के द्वारा जो है किसी व्यक्ति का पर्सनल लॉ डील होता था। For Muslims, with the arrival of Muslim rulers, Islamic law that is Sharia was introduced. Means जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उन पे जो पर्सनल मैटर थे, उनके जो पर्सनल लॉज थे वो मुस्लिम रूलर्स के आने के बाद जो इस्लामिक लॉ सरिया है उसे इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के पर्सनल मैटर से डील करता था। इट्स मेन सोर्स वर द होली कुरान, the Sunnah, that is teaching and practices of Prophet Muhammad. Isma consists of scholars. Qiyas means reasoning of analogy. Muslim rulers generally allowed Hindus to follow their personal law. मीन्स जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो इस्लामिक लॉ था सरिया, उसके मेन सोर्सेज थे कुरान, सुन्ना, इज्मा एंड क्यास। इसके मेन सोर्स थे जिसके द्वारा मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का जो पर्सनल मैटर था उसे डील किया जाता था। और एंशियंट टाइम पे जो मुस्लिम रूलर्स थे वो जनरली जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उनको उनके पर्सनल लॉ को फॉलो करने की छूट दी थी। एंशियंट टाइम पे जब मुस्लिम रूलर्स हिंदू कम्युनिटी मीन्स मुस्लिम रूलर रूल करते थे इंडिया पे। So, no interference by king. In ancient times, kings generally did not interfere much with the personal law of their subject. Means ancient time पे ancient period में जो king थे वो अपने प्रजा के जो पर्सनल मैटर्स थे, जो पर्सनल लॉ से डील होते थे, उन पे बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते थे। कम्युनिटीज लार्जली मैनेज देयर ऑन फैमिली मैटर बेस्ड ऑन देयर रिलीजियस एंड सोशल नॉर्म्स। जो कम्युनिटीज़ थी, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी और भी अदर कम्युनिटीज़ थी, वो अपने पर्सनल मैटर को, अपने फैमिली मैटर को अपने रिलीजियस और जो सोशल नॉर्म्स थे उसके अकॉर्डिंग डील करते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल लॉ इन ब्रिटिश पीरियड या फिर colonial era. Firstly, policy of non-interference is adopted. दैट इज इनिशियल स्टेज मीन्स इनिशियल स्टेज में ब्रिटिशर्स के द्वारा पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस को अडॉप्ट किया गया। व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड रूलिंग इंडिया, देयर इनिशियल पॉलिसी वॉज टू नॉट इंटरफेयर विद द पर्सनल लॉ ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। जब इनिशियल टाइम पे शुरुआती समय में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को रूल करना शुरू किया तो उस टाइम पे उनकी पॉलिसी थी कि वो जो हिंदू और मुस्लिम के जो पर्सनल लॉ हैं, जो पर्सनल मैटर हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। दे रियलाइज दैट दीज लॉ वर डीपली कनेक्टेड टू द रिलीजियस एंड सोशल फैब्रिक ऑफ इंडियन सोसाइटी। वे उन्हें रियलाइज हुआ कि जो ये सारे लॉज हैं, जो पर्सनल लॉ हैं, वो उनके यानी कि हिंदू और मुस्लिम के रिलीजियस और सोशल फैब्रिक में, सोशल जो उनके नॉर्म्स थे उससे डीपली कनेक्टेड हैं। इंडियन सोसाइटी के जो सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल फैब्रिक्स हैं, उनसे डीपली कनेक्टेड हैं, ये ब्रिटिशर्स का मानना था, जिस कारण उन्होंने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस को इनिशियल स्टेज में अडॉप्ट किया था। अगला है वॉरेन हेस्टिंग्स प्लान ऑफ 1772। This was a key step. It stated that in matter of inheritance, marriage, caste, and other religious uses and institution, the law of the Quran would apply to Muslims, and the law of the Shastra, means Hindu scriptures, would apply to Hindus. For other matters, court would apply justice, equity, and good conscience. मीन्स वॉरेन हेस्टिंग्स प्लान 1772 में ये कहा गया कि जो इनहेरिटेंस, मैरिज, कास्ट और अदर रिलीजियस यूजेस और इंस्टीट्यूशन हैं उस पर जो है मुस्लिम्स के लिए जो कुरान के लॉ है वो अप्लाई होंगे मुस्लिम कम्युनिटी पे, और जो हिंदू कम्युनिटी हैं उन पे जो है शास्त्र के जो लॉज हैं यानी कि रिलीजियस जो टेक्स्ट हैं वो अप्लाई होंगे हिंदू कम्युनिटी पे। और फॉर अदर मैटर, और यदि कोई और मैटर है, कोई और इशू है जिसपे कुरान और हिंदू शास्त्र में कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, तो उस पर जो है कोर्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस को अप्लाई करेगी। अगला है इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्ट्स। द ब्रिटिश सेट अप अ फॉर्मल कोर्ट सिस्टम while these courts tried to apply traditional personal law. British judges often lacked deep knowledge of these complex religious texts and customs. मीन्स ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है फॉर्मल कोर्ट सिस्टम को सेटअप किया जाने लगा, जबकि उस टाइम पे जो कोर्ट्स थे, जो जजेस थे, ब्रिटिशर्स जजेस थे, वो
कोशिश कर रहे थे कि वो ट्रेडिशनल पर्सनल लॉ को जो है, जो हिंदू और भी अदर कम्युनिटी के लोग हैं जो इंडिया के नेटिव हैं, उन पे अप्लाई किया जाए। लेकिन जो ब्रिटिश जजेस थे, उनके पास इन कॉम्प्लेक्स रिलीजियस टेक्स्ट और कस्टम की डीप नॉलेज नहीं थी, जिस कारण वो अच्छे तरीके से उनके पर्सनल लॉ को उन कम्युनिटी पे अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। दे रिलाइड ऑन नेटिव लॉ ऑफिसर लाइक पंडित फॉर हिंदू एंड काजीज फॉर मुस्लिम। जो ब्रिटिश जजेस थे, वे अपनी जो मैटर्स थे, जो अपने डिसीजन थे, उसको रिलीजियस टेक्स्ट और कस्टम, मतलब कि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उनके जो इशू थे पर्सनल मैटर से रिलेटेड, उस पे अपना डिसीजन देने के लिए नेटिव लॉ ऑफिसर की मदद लेते थे। मीन्स यदि वो हिंदू कम्युनिटी से रिलेटेड मैटर है तो पंडित से वो मदद लेते थे, और यदि मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड मैटर है तो वो काजी से मदद लेते थे, और जिस प्रकार वो अपने डिसीजन को देते थे टू एडवाइज देम, बट दिस समटाइम्स लेड टू इनकन्सिस्टेंसी। लेकिन ये जो प्रक्रिया थी नेटिव लॉ ऑफिसर की मदद लेना, उनसे एडवाइस लेना, ये कभी कभी इनकन्सिस्टेंसी को जो है क्रिएट कर देती थी। मीन्स जो उस टाइम के ब्रिटिश लॉ थे और जो पर्सनल लॉ थे, वो एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट में हो जाते थे, और यहाँ तक कि जो नेटिव लॉ ऑफिसर थे वो भी जो है सही तरीके से काम नहीं करते थे। वे सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे, जिससे, क्योंकि उस टाइम पे कास्ट सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो जो पंडित लोग थे वो सिर्फ अपनी मतलब कि अपने बारे में सोचते थे, वो अदर कम्युनिटी के बारे में, जो हिंदू में अदर कास्ट हैं उनके बारे में नहीं सोचते थे। सो नेटिव लॉ ऑफिसर भी करप्ट थे, जिस कारण उसमें उनके डिसीजन में इनकन्सिस्टेंसी आती थी। अगला है ग्रेजुअल कोडिफिकेशन एंड रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश पीरियड। Over time, the British began to standardize and codify, that is, write down formally some aspects of personal law, especially for Hindus, driven by social reform movement and the need for greater uniformity and certainty. मीन्स ब्रिटिश पीरियड में धीरे धीरे समय जैसे चेंज हुआ, वैसे ब्रिटिशर्स जो थे वो हिंदू कम्युनिटी के लोगों के लिए जो पर्सनल लॉ थे, मेनली हिंदू कम्युनिटी के जो पर्सनल लॉ थे, उनको धीरे धीरे कोडिफाई करना शुरू कर दिया। मीन्स फॉर्मली राइट डाउन करना शुरू कर दिया, जो कि जिसका कारण था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। और वे चाहते थे कि जो रूल्स हैं, हिंदू कम्युनिटी से रिलेटेड जो रूल्स हैं, जो कस्टम है, उसको यूनिफॉर्म किया जाए, उसमें सर्टेनिटी लाया जाए, जिस कारण से जो ब्रिटिशर्स थे वो हिंदू जो कम्युनिटी के रूल्स थे, कस्टम से, उसको कोडिफाई करना शुरू कर दिया। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश एरा एक्ट। जो ब्रिटिश एरा यानी कि ब्रिटिश पीरियड के जो एक्ट्स हैं जिसको ब्रिटिशर्स ने कोडिफाई किया था, उसको देखते हैं। तो पहला है कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850। Abolish the rule that a person would lose inheritance right if they converted to another religion. कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850 के एक्ट के द्वारा उस रूल को एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, जो ये था कि यदि कोई पर्सन जो है अपना रिलीजन को कन्वर्ट करता है, मीन्स अपने को कन्वर्ट करता है किसी अदर रिलीजन में, किसी अदर रिलीजन को अपनाता है, तो वो अपने जो फैमिली प्रॉपर्टी है उस पर इनहेरिटेंस का राइट खो देता है। तो ये जो रूल था उसको एबॉलिश किया गया कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850 के द्वारा। अगला है हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 that legalized the remarriage of Hindu widow, which was often forbidden by custom. मीन्स हिंदू जो कस्टम थे, हिंदू कम्युनिटी के जो कस्टम थे, उसके द्वारा जो हिंदू विडो थी, जो हिंदू विधवा थी, उनको रीमैरिज को फॉरबिड किया गया था, मना किया गया था, प्रिवेंट किया गया था। लेकिन हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 के द्वारा जो है इस हिंदू विडो रीमैरिज को लीगलाइज कर दिया गया। अगला है इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 दैट गवर्न मैरिज ऑफ क्रिश्चियंस। इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 प्रोवाइडेड रूल्स फॉर डाइवोर्स फॉर क्रिश्चियन। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे, उनके लिए जो रूल्स ऑफ डाइवोर्स थे, उसको इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 के थ्रू प्रोवाइड कराया गया। अगला है पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 फॉर द पारसी कम्युनिटी। ये पारसी कम्युनिटी के जो लोग थे, उनके मैरिज और डाइवोर्स से रिलेटेड रूल्स लॉज थे इसमें। Muslim Personal Law, that is Shariat Application Act 1937. This was important as it made Sharia law applicable to Muslim in India for personal matters, overriding certain local custom that went against Islamic principles. Means जो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 था, वो एक इम्पॉर्टेंट शरिया लॉ
को जो सरिया लॉ थी, मीन्स इस्लामिक जो लॉ थी उसको सारे जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे इंडिया में, उनके जो पर्सनल मैटर से होते थे वो सरिया लॉ के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेबल कर दिया गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 को बना करके। जो उस टाइम पे जो अदर लोकल कस्टम थे जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाते थे उसको ओवरराइड करता था, मीन्स उसको अबॉलिश करता था मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। अगला है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 दैट अलाउड मुस्लिम वुमेन टू सीक डाइवोर्स ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड which was a significant step as traditional Islamic law often made it harder for women to initiate divorce। मीन्स जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 था वो मुस्लिम वुमेन को मुस्लिम जो वुमेन थी उनको कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड पे डाइवोर्स लेने को अलाउ किया, डाइवोर्स लेने के राइट को अलाउ किया, जो कि उस टाइम जो ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ थी उसमें काफ़ी कठिन था, किसी महिला को, किसी मुस्लिम महिला को डाइवोर्स लेना काफ़ी कठिन था। सो जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है वो मुस्लिम वुमेन को जो है डाइवोर्स लेने के लिए कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड प्रोवाइड कराएं। अगला है द मेजोरिटी एक्ट 1875 एंड द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। For the first time, the Act of 1875, that is Majority Act 1875, fixed the age of majority at 18 except in case of marriage, divorce and adoption। मीन्स मेजोरिटी एक्ट 1875 के द्वारा जो है जो भी पर्सन है उसकी मेजोरिटी को एज मेजोरिटी की एज फिक्स की गई 18, लेकिन कुछ मैटर्स जो कि पर्सनल लॉ से डील करते थे जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स एंड अडॉप्शन, उस पे जो है ये मेजोरिटी की जो एज है 18 वो अप्लाई नहीं होगी उस टाइम के अकॉर्डिंग, उस पीरियड के अकॉर्डिंग। The provision of the Act of 1819, that is the Guardian and Wards Act 1819, were applicable on that Hindu whose guardian was appointed by the court। Guardian and Wards Act 1890 उन हिंदू पे लागू होता था उस टाइम पे जिसके गार्जियन जो हैं कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। अगला है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट 1929। The Act of 1929 and later amended Act 1938 provided minimum age of Hindu marriage। At that time, existing Hindu law did not have such fixed age, rather preferred earlier marriage for girls, earlier marriage of girls। मीन्स चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट 1929 के थ्रू जो है वो जो हिंदू मैरिज होंगे उसमें मिनिमम एज क्या होगी दोनों पार्टीज़ की, या फिर गर्ल्स की मिनिमम एज क्या होगी, ये चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट 1929 के थ्रू जो है ये इस एक्ट में ऐसा लॉ बनाया गया कि हिंदू मैरिज के लिए बोथ पार्टीज़ के क्या एज होंगे। जबकि उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग हिंदू लॉ था उसमें कोई भी फिक्स एज नहीं बताया गया था कि किस एज पे किसी गर्ल की या फिर किसी बॉय की शादी हो सकती है, जो कि जो हिंदू लॉ था एंशियंट टाइम का, उस टाइम पे एग्जिस्टिंग हिंदू लॉ था वो ये प्रेफर करता था कि जो गर्ल्स हैं उनका जल्द से जल्द मैरिज करा दिया जाए, जिस कारण चाइल्ड मैरिज काफ़ी मात्रा में होते थे। Now, let's talk about development of personal law in post-independence India, that is after 1947। Means आज़ादी के बाद आफ्टर 1947 पर्सनल लॉ का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ इसे देखते हैं। तो पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। आफ्टर इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड इन 1950। भारत की आज़ादी के बाद भारत के संविधान को 1950 में अडॉप्ट किया गया। इट गारंटीड फंडामेंटल राइट लाइक इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 एंड रिलीजियस फ्रीडम अंडर आर्टिकल 25। जो फंडामेंटल राइट है मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट को गारंटी देता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट राइट है लाइक राइट टू इक्वालिटी जिसे आर्टिकल 14 में, और रिलीजियस फ्रीडम मीन्स राइट टू रिलीजियस फ्रीडम जिसे आर्टिकल 25 में गारंटी दिया गया है भारतीय संविधान के द्वारा, जो कि इंडिविजुअल्स को उनके पर्सनल लॉ को फॉलो करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, फ्रीडम देते हैं। अगला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भी एक इम्पॉर्टेंट मैटर है जो कि पर्सनल लॉ को एबॉलिश करना चाहता है। आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 44 है वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल है जो कि पार्ट 4 में है, विच मीन्स इट इज़ अ गोल फॉर द गवर्नमेंट।
जो आर्टिकल 44 है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो गवर्नमेंट के लिए एक गोल है। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये एक गोल है। गवर्नमेंट इसे फुलफिल करना चाहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है इस्टेब्लिश करना चाहती है, इन्फोर्स करना चाहती है। इट स्टेट्स दैट द स्टेट शैल इंड्योर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मीन्स स्टेट जो है वो सिटीजन्स को सिक्योर करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे इंडिया की जो टेरिटरी है वहाँ पे इन्फोर्स कराना चाहती है। मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन एम्ड for a common set of personal law for all citizens regardless of religion to promote national integration and equality। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, वो चाहती है कि एक कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉ हो, कॉमन सेट ऑफ पर्सनल रूल्स हो, जो कि सारे सिटीजन्स पे अप्लाई हो बिना उनके रिलीजन की परवाह किए बिना। सो एक कॉमन रूल ऑफ मैरिज, इनहेरिटेंस, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, गार्जियनशिप से रिलेटेड कॉमन सेट ऑफ रूल्स हो, कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉ हो, जो कि सारे इंडिविजुअल्स पे, सारे सिटीजन पे अप्लाई हो। ये ना ध्यान दिया जाए कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है, कौन पारसी है। सारे जो रूल्स हैं कॉमन कॉमन होंगे सारे कम्युनिटी के लोगों के लिए बिना उनके रिलीजन की परवाह किए बिना। ये एक गोल है गवर्नमेंट का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये गोल लिखा गया है, इसका प्रोविजन है। लेकिन इस पे कई सारे डिबेट्स होते हैं और आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। आज तक जो गवर्नमेंट है इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई नहीं कर पाई है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इसे फॉलो किया जाता है। लाइक 2024 में ही फरवरी 2024 में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है इन्फोर्स किया गया। जबकि गोवा में, जहाँ पे पुर्तगालियों का शासन था, जहाँ पे पुर्तगाली जो थे वो रूल करते थे, वहाँ पे उसी टाइम से ही, जब से पुर्तगाली लोग रूल करते थे, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है अप्लाई किया जाता है पर्सनल मैटर से डील करने के लिए। सो हाउएवर इट वाज नॉट अ मैंडेटरी लॉ। जो आर्टिकल 24 है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट है, वो सिर्फ गवर्नमेंट को एक गोल दिया गया है, उसको फुलफिल करना है। गवर्नमेंट का ये काम है उसको फुलफिल करना। ये एक इंस्ट्रक्शन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, उनके द्वारा ये एक गोल रखा गया है, ताकि गवर्नमेंट जो है अपनी सिचुएशन को देखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करवा सकती है, जिसे आज तक अप्लाई नहीं किया गया है। सो ये क्या है, एक मैंडेटरी लॉ नहीं है, ये सिर्फ एक गोल है, इंस्ट्रक्शन है कि पूरे कंट्री में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया जाए। मेजर रिफॉर्म्स इन हिंदू पर्सनल लॉ, दैट इज द हिंदू कोड बिल्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हिंदू कोड बिल थे, जो हिंदू पर्सनल लॉ थे, उसमें कई सारे रिफॉर्म लाए गए। द इंडियन पार्लियामेंट आफ्टर मच डिबेट इनेक्टेड अ सीरीज ऑफ लैंडमार्क लॉज इन मिड 1950s दैट सिग्निफिकेंटली रिफॉर्म्ड हिंदू पर्सनल लॉ। मीन्स इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा कई सारे डिबेट करने के बाद जो है एक हिंदू कम्युनिटी के लिए एक सीरीज ऑफ लॉ को लाया गया मिड 1950s में, जो कि हिंदू पर्सनल लॉ में काफ़ी जो है रिफॉर्म किया गया इस हिंदू कोड बिल्स के द्वारा। दीज आर ऑफन कॉल्ड हिंदू कोड बिल। इन सारे जो सीरीज ऑफ लॉ हैं, सीरीज ऑफ हिंदू पर्सनल लॉ हैं, जो कि इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा मिड 1950s में इनेक्ट किया गया, उसे हिंदू कोड बिल्स के नाम से भी जाना जाता है। सीरीज ऑफ हिंदू पर्सनल लॉ को हिंदू कोड बिल्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कई सारे लॉ आते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, that modernized Hindu marriage, making monogamy means one spouse compulsory, introducing divorce on various grounds and fixing minimum age for marriage, that is 18 for girls and 21 for boys. It applies to Hindus, Buddhists, Jain and Sikh। जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है वो इन कम्युनिटी पे, या फिर बोल सकते हैं जो हिंदू कोड बिल्स है, वो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख इन कम्युनिटी के लोगों पे लागू होते हैं, अप्लाई होते हैं। और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, इसके थ्रू हिंदू मैरिज को मॉडर्नाइज किया गया और उसे मोनोगेमी बनाया गया। मीन्स एक एक पर्सन की सिर्फ एक ही वाइफ होगी, एक वुमेन की सिर्फ एक ही हस्बैंड होगी। मीन्स वन स्पाउस होना चाहिए, एक कंपल्सरी कर दिया गया। इंट्रोड्यूसिंग डाइवोर्स ऑन वेरियस ग्राउंड, और कई सारे ग्राउंड्स तय किए गए डाइवोर्स को पाने के लिए। एंड फिक्सिंग मिनिमम एज फॉर मैरिज, और हिंदू कम्युनिटी में जो मिनिमम एज हैं वो तय किए गए मैरिज के लिए, जो कि 18 गर्ल्स के लिए था, 18 गर्ल्स के लिए है और 21 बॉयज़ के लिए। अगला है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956,
that reformed inheritance law, giving Hindu women much greater property rights, including equal rights with men to inherit ancestral property. मीन्स हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के थ्रू जो है सक्सेशन से रिलेटेड लॉज को रिफॉर्म किया गया, उसको कोडिफाइड किया गया। इसके साथ साथ जो हिंदू वुमेन थे उनको भी जो है प्रॉपर्टी राइट, जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी उनको भी उसमें प्रॉपर्टी राइट दिलवाया गया कि वो जो है मेन यानी कि जो हेयर्स हैं, मेल हेयर्स हैं, उनके साथ ही जो है सेम तरीके से इक्वल राइट उनको भी है इनहेरिटेंस का, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस राइट उनको भी है। अगला है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 दैट डील्स विद गार्जियनशिप ऑफ माइनर्स। जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 है वो जो माइनर्स हैं, जो माइनर चिल्ड्रन हैं, उनकी गार्जियनशिप से रिलेटेड जो लॉज हैं उनसे डील करते हैं और कौन माइनर है, इन सारे रूल से जो है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 डील करता है। अगला है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 दैट गवर्न अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन। जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अडॉप्शन और मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन से ये लॉ डील करता है और अडॉप्शन के क्या रूल्स हैं वो इस लॉ में अच्छे से इनके कई सारे प्रोविज़न हैं। अब हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ हिंदू कोड बिल्स या फिर इम्पैक्ट ऑफ जो भी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो भी लॉज बनाए गए उसके क्या इम्पैक्ट हैं। सो दीज लॉ ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस रिप्लेसिंग मेनी एंशियंट कस्टम एंड स्क्रिप्चरल इंटरप्रिटेशन विथ मोर यूनिफाइड एंड प्रोग्रेसिव वे। मीन्स ये जो सारे लॉ थे जिन्हें कोडिफाइड किया गया फॉर्मली तरीके से ताकि इंटीग्रिटी बनी रहे, ये सारे पर्सनल लॉ हैं वो कई सारे चेंजेस लाएँ जो एंशिएंट टाइम पे जो कस्टम्स थे, जो रिलीजियस टेक्स्ट के द्वारा जो पर्सनल मैटर डील होते थे उसमें कई सारे चेंजेस लाएँ इन लॉ के द्वारा। एंड स्क्रिप्चर्स इंटरप्रिटेशन विथ मोर यूनिफाइड, जो स्क्रिप्चर्स थे जो भी मतलब कि रिलीजियस टेक्स्ट थे उनका इंटरप्रिटेशन किया गया, उनको यूनिफाइड किया गया और प्रोग्रेसिव तरीके से जो है इन लॉ को फॉर्म किया गया जो कि कई सारे चेंजेस लाए पर्सनल लॉ में। अगला है मुस्लिम पर्सनल लॉ दैट इज अनकोडिफाइड बट इन्फ्लुएंस्ड बाय कोर्ट रूलिंग। मीन्स पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो कि एक अनकोडिफाइड लॉ है लेकिन कोर्ट रूलिंग के द्वारा मीन्स कोर्ट प्रोसीडिंग्स के द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुआ। इसे देखते हैं। अनलाइक हिंदू लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ दैट इज सरिया लॉ हैज़ लार्जली रिमेन्ड अनकोडिफाइड, दैट इज नॉट फुल्ली रिटन इनटू अ सिंगल एंड comprehensive law by parliament। मीन्स हिंदू लॉ की तरह जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कि सरिया लॉ है वो अनकोडिफाइड ही ज़्यादातर रहा। उसके जो कई सारे प्रोविजंस हैं वो पूरी तरीके से सिंगल और कम्प्रीहेंसिव लॉ में पार्लियामेंट के थ्रू जो है कोडिफाइड नहीं किया गया है। इट कंटिन्यूज टू बी अप्लाइड बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस दो विद सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन एंड इंटरवेंशन बाय इंडियन जुडिशरी। ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो ट्रेडिशनल जो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस हैं, ट्रेडिशनल जो इस्लामिक कस्टम्स हैं उसके द्वारा ही अभी भी अप्लाई होते हैं। और यहाँ तक कि इंडियन जुडिशरी के द्वारा कई सारे लीगल इशू पे इन इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस को, उन कस्टम्स को जो है इंटरप्रिटेट किया गया है, इन कस्टम में जो है इंटरफेरेंस किया गया है, इंटरवेंशन किया गया है, उन्हें चेंज किया गया है। सो कोर्ट रूलिंग के थ्रू मुस्लिम पर्सनल लॉ इन्फ्लुएंस हुआ है लेकिन उसे जो है पूरी तरीके से कोडिफाई नहीं किया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस रिलेटेड टू मुस्लिम लॉ। तो पहला है शाहबानो बेगम केस इन 1985। It highlighted the issue of maintenance for divorced Muslim women, leading to public debate and eventually the Muslim Women Protection of Right on Divorce Act 1986। जो शाहबानो बेगम केस है वो बेसिकली मेंटेनेंस से रिलेटेड इशू पे था, जो कि डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन है उनके मेंटेनेंस से जो लीगल इशू हैं उससे रिलेटेड मैटर था, जिस पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक डिबेट हुए और अंततः जो है उस पर एक लॉ बन गया, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया गया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, जो कि मुस्लिम मीन्स डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन के जो राइट हैं, मेंटेनेंस से रिलेटेड जो राइट हैं उससे डील करता है। अगला है सायरा बानो केस इन 2017। The Supreme Court declared instant triple talaq, where a Muslim man could divorce his wife by saying talaq in 3 times, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। मीन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सायरा बानो केस जो कि 2017 का केस है उसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जिसमें कोई भी मुस्लिम मैन जो है 3 बार मीन्स 3 टाइम्स तलाक वर्ड को बोल करके अपनी वाइफ को जो है डाइवोर्स दे सकता था
इस इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के जो रूल्स थे, जो लॉ था इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में, उसे जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल डिक्लेयर कर दिया। दिस वॉज अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी फॉर मुस्लिम वुमेन। ये जो है कोर्ट के द्वारा, जो है जुडिशरी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा स्टेप था जेंडर इक्वालिटी को क्रिएट करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए, मुस्लिम वुमेन को जो है राइट प्रोवाइड कराने के लिए। पार्लियामेंट सब्सिक्वेंटली पास्ड द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 दैट क्रिमिनलाइजिंग इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। मीन्स इस डिसीजन के बाद जो है पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ पास किया गया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, जो कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिश्चियन एंड पारसी लॉज। These communities also have their specific laws, that are Indian Christian Marriage Act 1872, Indian Divorce Act 1869 that amended over time to remove discriminatory provisions, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936। ये सारे लॉ जो है वो क्रिश्चियन और पारसी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके पर्सनल मैटर से डील करते हैं। अगला है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। This is a very important secular, that is non-religious law that allow any two Indian citizen regardless of their religion to marry each other through a civil ceremony। जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है वो एक सेक्युलर लॉ है, मीन्स ये किसी भी रिलीजन पे बेस्ड नहीं है। ये किसी भी दो इंडियन सिटीजन्स को बिना उनके रिलीजन की परवाह किए बिना जो है उनको अलाउ करता है कि वो एक दूसरे से सिविल सेरेमनी के थ्रू जो है मैरिज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर इंटर रिलीजियस मैरिज एंड आल्सो अलाउ इंडिविजुअल टू रजिस्टर देयर मैरिज आउटसाइड देयर पर्सनल लॉ। मीन्स ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है ये अलाउ करता है इंटर रिलीजियस मैरिज को। मीन्स अलग अलग जो रिलीजन के लोग हैं वो आपस में इस लॉ के थ्रू जो है मैरिज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ये अलाउ करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने मैरिज को जो है रजिस्टर करा सकते हैं अपने पर्सनल लॉ के अलावा, जो है इस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के जो है थ्रू जो है अपनी मैरिज को रजिस्टर करा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोल ऑफ लेजिस्लेशन इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल लॉ। मीन्स लेजिस्लेशन का पर्सनल लॉ के डेवलपमेंट में क्या रोल है इसे देखते हैं। इससे पहले हमने देख लिया है कि जो ब्रिटिश पीरियड में, ब्रिटिश एरा में जो ब्रिटिश लेजिस्लेचर थी, उन्होंने कई सारे लॉ को, कई सारे एक्ट को लाया जो कि पर्सनल मैटर से डील करते थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भारतीय जो इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू जो है कई सारे एक्ट को लाया गया जो कि इंडिविजुअल्स के पर्सनल मैटर से डील करते थे। यहाँ पे हम ब्रीफ में देखेंगे कि लेजिस्लेशन का क्या रोल था पर्सनल लॉ के डेवलपमेंट में। Legislation plays a direct and often a powerful role in developing personal law by creating new laws, amending existing ones, or codifying, that is writing down formally traditional practices। जो लेजिस्लेशन है उसने डायरेक्ट और पावरफुल रोल को प्ले किया पर्सनल लॉ के डेवलपमेंट में, नए लॉ को बना करके, पुराने लॉ को अमेंड करके, और जो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थे उनको कोडिफाई करके जो है लेजिस्लेशन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पर्सनल लॉ के डेवलपमेंट में। बिफोर इंडिपेंडेंस, दैट इज ब्रिटिश एरा में कौन कौन से लॉ आए जो कि पर्सनल लॉ से रिलेटेड थे, वे थे हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850, मुस्लिम्स पर्सनल लॉ दैट इज शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट दैट इज इन 1939। ये सारे लॉ थे और भी अदर पर्सनल लॉ थे जो कि मैंने पिछले स्लाइड्स में कवर किया है। ये ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिश टाइम पे लेजिस्लेचर के द्वारा जो है कोडिफाई किया गया था, इनैक्ट किया गया था, जो कि पर्सनल मैटर से डील करते थे। अगला है आफ्टर इंडिपेंडेंस मीन्स पोस्ट 1947 हिंदू कोड बिल्स, जिसमें सीरीज ऑफ हिंदू पर्सनल लॉज थे जिसको हमने पिछली स्लाइड में अभी अभी कवर किया है। आप अगर नहीं याद है आपको तो आप बैक करके देख सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, ये जो सारे लॉज थे वो लेजिस्लेशन के द्वारा जो है इनैक्ट किया गया जो कि पर्सनल मैटर से डील करते हैं, पर्सनल लॉ से रिलेटेड हैं। Now let's talk about role of adjudication, that is court decision and judicial interpretation in the development of personal law। Adjudication means role of judiciary, means
द प्रोसेस बाय विच कोर्ट रिजॉल्व लीगल डिस्प्यूट। एडजुडिकेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जो कि किसी भी लीगल डिस्प्यूट्स को कोर्ट के द्वारा रिजॉल्व किया जाता है। Has a played an equally crucial role, especially in interpreting, clarifying, and sometimes even reforming personal laws through precedent and judicial review। जो कोर्ट का प्रोसेस है किसी भी लीगल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है पर्सनल लॉ के डेवलपमेंट में, जिसके थ्रू जो पर्सनल लॉ थे उसको इंटरप्रेट करके, क्लैरिफाई करके, इवन उसमें रिफॉर्म ला करके पर्सनल लॉ के डेवलपमेंट में जुडिशरी के द्वारा मदद किया गया, जिसमें जो जुडिशरी थी अपने प्रेसिडेंट और जुडिशियल रिव्यू के द्वारा जो है पर्सनल लॉ को इंटरप्रेट करती थी, क्लैरिफाई करती थी और उसमें रिफॉर्म भी लाती थी, जिसके थ्रू पर्सनल लॉ डेवलप हो सका। जो जुडिशियल प्रेसिडेंट होते थे, मीन्स जो जजमेंट लॉ होते हैं, वो इस टाइम भी, इवन एंशियंट टाइम से, जो पुराने समय से जब से कोर्ट सिस्टम आया है, जो कोर्ट के डिसीजन है वो किसी भी कंट्री के लीगल सिस्टम, किसी भी लॉ को, किसी भी पर्सनल लॉ को जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में इफेक्ट करते हैं, जिस कारण जो एजुकेशन है वो पर्सनल लॉ के डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले की। So, judiciary played a very important role in some concept like concept of adoption, concept of deaths, concept of wills, concept of स्त्रीधन एंड हिंदू वुमेन स्टेट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ गेन्स ऑफ लर्निंग etc। ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि पर्सनल मैटर से डील करते हैं, जो कि पर्सनल लॉ के कॉन्सेप्ट हैं, उसको जो है इवॉल्व करने में, उसको मीन्स प्रोग्रेस करने में जुडिशरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, जो गेन ऑफ लर्निंग है, वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें यदि कोई पर्सन जो है अपनी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का यूज़ करके कोई स्पेसिफिक नॉलेज को गेन किया है, स्पेसिफिक स्किल को गेन किया है, और यदि वो उस स्पेसिफिक नॉलेज, उस स्पेसिफिक स्किल के थ्रू अर्निंग कर रहा है, तो वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो जो अर्निंग है वो उस पर्सन की होगी जो कि स्पेसिफिक नॉलेज जिस पर्सन के पास है और जिस स्पेसिफिक नॉलेज के थ्रू वो अर्निंग कर रहा है। भले ही वो स्पेसिफिक नॉलेज अपने जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की मदद से वो नॉलेज पाया है, लेकिन फिर भी वो उसका गेन जो है वो मीन्स जो अर्निंग है वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की नहीं होगी, वो उस स्पेसिफिक पर्सन का होगा। सो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ गेन ऑफ लर्निंग है वो जुडिशरी के द्वारा ही इंटरप्रेट किया गया है, इवॉल्व किया गया है। इस प्रकार जुडिशरी ने, एजुकेशन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पर्सनल लॉ के डेवलपमेंट में। Now, let's talk about role of legal work, that is scholarly writings, in development of personal law. Legal work here refers to the broader ecosystem of legal professionals, academics, researchers, and social activists who contribute to the development and reform of personal laws, often before or alongside legislative and judicial action। लीगल वर्क उन सारी इकोसिस्टम, उन सारी परिस्थितियों को जो है लीगल वर्क रेफर करते हैं, जिसमें प्रोफेशनल, एकेडमिक, रिसर्च, सोशल एक्टिविस्ट के जो कंट्रीब्यूशन है पर्सनल लॉ के डेवलपमेंट में, पर्सनल लॉ के रिफॉर्म में, जो भी उनकी राइटिंग्स हैं, जो लेजिस्लेटिव और जुडिशियल एक्शन के पहले के या फिर लेजिस्लेटिव और जुडिशियल एक्शन के बाद के, उनके जो इस टाइम के जो स्कॉलरली राइटिंग्स हैं, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पर्सनल लॉ को अफेक्ट करते हैं, उसके डेवलपमेंट और रिफॉर्म में मदद किए हैं। Governor General Warren Hastings prepared a code of Hindu law in 1775 with the active help of 10 Brahmins of Bengal। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1775 में हिंदू कोड बिल को जो है, हिंदू कोड लॉ को जो है प्रिपेयर किया था बंगाल के 10 ब्राह्मण की मदद से। दिस कोड वॉज ट्रांसलेटेड इंटू पर्शियन लैंग्वेज एंड इंटू इंग्लिश लैंग्वेज बाई हेलहिड, which known as a code of Gentoo laws or Gentoo code that applicable on Hindu। जो हिंदू कोड लॉ जो 1775 में वॉरेन हेस्टिंग्स के थ्रू 10 ब्राह्मण की मदद से बनाया गया था, प्रिपेयर किया गया था, उस हिंदू लॉ को, हिंदू कोड को जो है पर्शियन लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में हेलहिट के द्वारा जो है ट्रांसलेट किया गया, जिसे कोड ऑफ गेंटू लॉ या फिर गेंटू कोड के नाम से जाना गया, जो कि हिंदू कम्युनिटी के लोगों पे एप्लीकेबल थे ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिश पीरियड में। एंड इन द एरिया ऑफ मोहम्मदन लॉ he got translation of Fatwa Alamgiri and also translation of into Persian with the help of four Maulvis। Afterwards, the same was translated into English language by Hamilton। मीन्स मोहम्मदन लॉ का जो ट्रांसलेशन है वो फतवा आलमगीरी के रूप में जो है पाया गया। इसके साथ साथ उस फतवा आलमगीरी को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया 4 मौलवीज की मदद से। इसके बाद उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया हैमिल्टन के द्वारा।
Thus, the development of personal law continued throughout the English period. The legislation, adjudication, and legal work undoubtedly contributed much. Many orthodox and unreasonableness were removed and silent area were filled up. इस प्रकार पर्सनल लॉ का डेवलपमेंट जो है ब्रिटिश पीरियड इंग्लिश पीरियड के टाइम भी कंटिन्यू था और लेजिस्लेशन एजुकेशन और लीगल वर्क का काफ़ी बड़े मात्रा में कंट्रीब्यूशन रहा है पर्सनल लॉ के डेवलपमेंट में। और उस टाइम पे पुराने समय से लेकर अभी तक कई सारे ऐसे रूढ़िवादी और अनरिजनेबल ऑर्थोडॉक्स और अनरिजनेबल मैटर्स थे पर्सनल लॉ में जो जिसे रिमूव कर दिया गया और उसकी जगह पे नए जो वेलफेयर मैटर्स थे जो इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए आवश्यक थे उन मैटर्स को लाया गया। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे लीगल इश्यूज थे जिस पे कोई भी रूल्स नहीं थे रिलीजियस टेक्स्ट में पुराने कस्टम में ट्रेडिशंस में, तो उसे जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा इवन जजेस के द्वारा जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस प्रिंसिपल को अपना करके फिल किया गया। सो ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल लॉ इन डिटेल। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, इफ यू फाउंड दिस एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। और यदि आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, उसे एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।